चलिए तो देखिए, कोई भी चीज आप पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपने पीएच रेगुलेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी वजह से क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ते हैं उसके बारे में जान लिया। तो अब कोई भी इस तरीके की बात आएगी तो आप उसको कम से कम डिस्कस कर पाएंगे कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती हैं या केमिस्ट्री वाइज किस चीज का ये इफेक्ट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स ऐसे जो हमारे बॉडी में होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स का नाम सबने सुना होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? These are some kind of sugars. Carbohydrates are composed of carbon, oxygen and hydrogen, and the carbon atoms are normally arranged in a ring. एक रिंग की तरह होते हैं। इसका आप देखेंगे जब केमिकल फॉर्मूला तो उसमें कैसे अरेंज होते हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है एंड सुक्रोज है। ठीक है, ये आपको फिगर में भी हम दिखाएंगे। ये क्या इसमें एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, अलग अलग टाइप्स के ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कुछ मोनोसैकेराइड्स होते हैं, कुछ डाइसैकेराइड्स होते हैं, फिर कई सारे एक में मिल जाते हैं तो पॉलीसैकेराइड्स बना लेते हैं। और जो ये आपस में जो जब ये जुड़ते हैं तो उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, उसी से ये जुड़ते हैं। अब जैसे सिंपल शुगर की अगर हम बात करें तो जो हमारा ग्लूकोज है वो मोनोसैकेराइड है तो सिंगल यूनिट की तरह रह सकता है। ठीक है, लेकिन जो और बाकी हैं वो अलग अलग टाइप के इसमें आएंगे। जैसे कुछ डाइसैकेराइड्स में आएंगे और कुछ पॉलीसैकेराइड्स में भी आएंगे। ठीक है, अब जैसे हमारा जो टेबल शुगर है जिसको आप यूज करते हैं, टेबल शुगर मीन्स जो चीनी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, वो किस कैटेगरी में आता है? डाइसैकेराइड्स में आएगा। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी जिस फॉर्म में चाहिए वो कौन सा फॉर्म है? ग्लूकोज का फॉर्म है, वो सिंपलेस्ट शुगर है। ठीक है, तो बाकी जितने भी उससे कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो सारे कैसे बनेंगे? उसको तोड़ा जाएगा और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे, तभी हम उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे, ग्लूकोज कैन बी ब्रोकन डाउन मेटाबोलाइज्ड इन आइदर द प्रेजेंस एरोबिकली, मींस एरोबिकली का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और द एब्सेंस एनएरोबिकली ऑफ ऑक्सीजन, बट द प्रोसेस इज मच मोर एफिशिएंट व्हेन O2 इज यूज्ड, यानी ऑक्सीजन जब यूज होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज। ये उसके प्रोडक्ट्स हैं जो रिलीज होते हैं इस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें ये क्या करता है? सर्व एज अ रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी टू फ्यूल सेलुलर एक्टिविटी। जो भी हमारी सेलुलर एक्टिविटीज हैं उनके लिए एज अ फ्यूल, यानी पेट्रोल की तरह, जैसे गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत पड़ती है वैसे ही ये एक फ्यूल की तरह काम करता है ग्लूकोज। और क्या करता है? प्रोवाइड्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन। और यही शुगर जब स्टोर करके हम रखते हैं फ्यूचर यूज के लिए तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, और क्या करता है ये देखिए, फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जब आप इसके बारे में आपने अगर देखा होगा कहीं पे डीएनए और आरएनए, बहुत डिटेल इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन सभी को पता होगा कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी डीएनए और आरएनए की लाइफ में। ठीक है, तो उसके भी एक पार्ट में ये इंटीग्रेट रहता है। ठीक, और क्या करता है? कैन एक्ट एज रिसेप्टर on the cell surface, allowing the cell to recognize other molecules and cells. एक सेल को दूसरे सेल के बीच में जो रिकॉग्नाइज वो कैसे कर पाते हैं उसके लिए एज ए रिसेप्टर का भी काम करता है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर है आपके सामने जो मैंने बताया था। मोनोसैकेराइड्स हैं दोनों, ग्लूकोज भी और फ्रक्टोज भी, और ये दोनों जब जुड़ते हैं आपके तो फिर डाइसैकेराइड्स बनते हैं और उसका बाई प्रोडक्ट वाटर निकलता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज कंबाइंड हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं क्या बनाने के लिए?
क्या प्रोडक्ट हमें मिल रहा है इससे? सुक्रोज मिल रहा है, सुक्रोज प्लस बाई प्रोडक्ट उसका वाटर आ रहा है। तो जो मैंने आपको बताया था चेन लिंक के फॉर्म में, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये चेन की तरह। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अभी तक अच्छा जो भी आपने टर्म्स पढ़े उसके बारे में कोई कंफ्यूजन आपके बॉडी से रिलेटेड है तो आप बताइए। हाँ, बहुत ज्यादा उन टर्म्स के बारे में डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जितना उसका इम्प्लीकेशन है हमारे लिए वही हमें जानना है। आप बताइए हेमंत। सर आपने बोला स्टार्च जो डाइजेस्टेबल नहीं है, बॉडी एंजाइम्स नहीं है कोई डाइजेस्ट करने के लिए, और जब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो सोर्स तो वही स्टार्च ही रहता है कार्बोहाइड्रेट में। नहीं तो वो स्टार्च को डायरेक्टली कहीं पे भी डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है। स्टार्च क्या है, एक तरीके से पॉलीसैकेराइड फॉर्म में आता है। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ ब्रांच चेन होती हैं पॉलीसैकेराइड्स में। जब तक वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं होगा उसका डाइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, और जैसे ये जो कॉन्सेप्ट आपको अगर जानना है कि कैसे क्या स्टेप्स हैं स्टार्च के डाइजेशन के, या ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जब वो आएगा तब हम आपको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे उसका डिटेल, उसकी पूरी चेन आपको दिखाएंगे कि मीन्स कैसे वो डिसिमुलेट होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड और प्रोटीन की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी ह्यूमन बॉडी का। अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड ऑलवेज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एंड मेनी इन एडिशन कैरी सल्फर ऑल्सो। और हमारी ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री में लगभग 20 अमीनो एसिड हैं। ठीक है, जो क्या काम करते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन के ब्लॉक्स बनाते हैं। और जो भी हमारे ऑर्गन्स की कवरिंग वगैरह है वो किस चीज की बनी होती है? कोई आइडिया है आपको? ये हमारे जो ऑर्गन्स कवर अप होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो किस चीज के बने होते हैं? कोई बताएगा? विश्वजीत आप बताएंगे? सर आपने पहले सेशन में कहा था मसल्स से बने होते हैं ना? तो मसल्स किस चीज की बनी होती हैं? सेल। ठीक है, तो जो भी हमारी बॉडी है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी हुई है। प्रोटीन के जो ब्लॉक अमीनो एसिड्स के द्वारा बनाए जाते हैं उसी से हमारे ऑर्गन्स कवर अप होते हैं। ठीक है, या बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स हमारे जो मेन बॉडी का कंस्टिट्यूएंट यही है। ग्रोथ के लिए अगर सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे, तो वो प्रोटीन ही है। ठीक है, अब चलिए बहुत ज्यादा डिटेल में प्रोटीन के भी नहीं जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। आगे हम बात करते हैं जैसे अमीनो एसिड्स जो है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज्ड इन ह्यूमन प्रोटीन सिंथेसिस देयर इज अ बेसिक कॉमन स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एन अमीनो ग्रुप NH2 एंड कार्बोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम। तो ये सारे एसोसिएटेड होते हैं जो ज्यादा हमारे यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज होते हैं ह्यूमन बॉडी। अमीनो एसिड्स तो और बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं द थिंग्स दैट मेक वन अमीनो एसिड डिफरेंट फ्रॉम द नेक्स्ट इज अ वेरिएबल साइड चेन, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड 3 कॉमन अमीनो एसिड्स आपको अभी दिखा देंगे फिगर में। ठीक है, जैसे इसकी फोटोज हम आपको दिखा देंगे कि कैसे अमीनो एसिड्स का पूरा चेन होता है। जैसे आपने शुगर का मॉलिक्यूल देखा, उसी तरीके के काफी डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं अमीनो एसिड के, वो भी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो ये इसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है वो देखिए। जो हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो यूज होते हैं हमारे यहाँ, जैसे कैरियर मॉलिक्यूल की तरह यूज होता है। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन एंजाइम्स में यूज होता है,
कुछ हार्मोन्स की तरह यूज होता है, जैसे इंसुलिन हो गया, या एंटीबॉडीज के फॉर्म में यूज होता है। ये सारे के सारे हमारे किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड्स यानी प्रोटीन से ही, हाँ, प्रोटीन से ही बने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ ज्यादा इसमें डिटेल्स भी हैं जिसकी जरूरत नहीं है आपको, तो उन चीजों को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं हम। प्रोटीन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। तो कितने लोगों को ये पता है कि प्रोटीन को भी हम एनर्जी सोर्स की तरह यूज कर सकते हैं? बताइए कैसे और किस कंडीशन में? सर जब एटीपी पीसी का ब्रेकडाउन होता है, तब जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स से जो एनर्जी रिलीज हुए हैं वो जब मतलब पूरा खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर प्रोटीन तो सिंथेसिस उसके बाद तो फिर फैट का होगा ना? देना शुरू करता है। चलिए कौन इसको एक्सप्लेन करेगा कि सबसे पहले एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज सारे खत्म हो जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट से फैट का, यानी सबसे लास्ट में कौन ब्रेक डाउन करता है? ठीक है, प्रोटीन का, प्रोटीन। चलिए, यानी मतलब कम चांसेस हैं इसको यूज करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। ये आपके अमीनो एसिड्स के जो स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था आपसे, वो आप देख सकते हैं। ये इनके बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ के नाम भी मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए, जैसे ये वाला है ए, जिसको मैंने इंडिकेट किया है। ये कॉमन स्ट्रक्चर है, ये वेरिएबल साइड चेन। फिर इसमें जैसे और जब स्ट्रक्चर्ड होता जाएगा तो इसमें और इस साइड में जुड़ते जाएंगे। ठीक है, राइट साइड में और जुड़ते जाएंगे, लिंक्ड होता रहेगा एक दूसरे से। दूसरा है आपका ग्लाइसिन, द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ये जो बी वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये ग्लाइसिन है, ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। के बाद ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये CH3 वाला, ये L9 है। ठीक वैसे ही ये जो दिख रहा है आपको, ये फिनाइल एलानाइन है। मीन्स इन ऐसे ये स्ट्रक्चर होके और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं इसमें, और लिंक बढ़ता जाता है इसका। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है आपका अमीनो एसिड्स का, जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। चलिए अब हम बात करते हैं लिपिड्स की। अमीनो एसिड्स भी हमने देखे, अब लिपिड्स क्या है। इसमें आपका फैट भी आ जाएगा। So lipids are made up of carbon, hydrogen and oxygen atoms. One group of lipids, the phospholipids, forms an integral part of the cell membrane. तो इसका कितना इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स क्या करता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का जो पार्ट होता है उसमें भी ये एसोसिएटेड होता है, यानी उसकी लेयर में भी इसके फॉस्फोलिपिड्स की लेयर होती है। ठीक है, वन नोटेबल फीचर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इज दैट दे आर स्ट्रांगली हाइड्रोफोबिक, मीन्स वाटर हेटिंग, बहुत नफरत होती है इनको पानी से। एंड देयरफॉर लिपिड्स डू नॉट मिक्स विथ वाटर, तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट इन देयर फंक्शन इन द सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए उसको जो सेल मेम्ब्रेन में इसको यूज किया दिया जाता है हमारे बॉडी में, ताकि इसमें वाटर में सॉल्युबल ना हो पाए और जो भी सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए, जो उसके इंटरनल प्रोसीजर है वो चलता रहे। ठीक है, other types of lipid, certain vitamins such as vitamin E जो आपका ये भी lipids है एक तरीके से, और विटामिन K है। an important group of hormones called steroids और fats भी एक टाइप ऑफ लिपिड ही है। इसके भी जैसे आपने अमीनो एसिड्स के जो केमिकल स्ट्रक्चर देखे ब्रांच चेन वाले, वैसे ही लिपिड्स का भी अलग अलग होता है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल स्ट्रक्चर चेन जानने की जरूरत नहीं, बस लिपिड्स क्या होते हैं वो आपने जान लिया, कहाँ इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ यूज है वो आपने जान लिया, कितने टाइप्स ऑफ लिपिड्स होते हैं वो आपके सामने। ठीक है, यानी फैट को भी हम एक टाइप ऑफ लिपिड ही कहते हैं। अब जैसे ये कोर स्ट्रक्चर ऑफ फैट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फैट भी दो तरह के होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, वो भी आप जब डिटेल में देखेंगे तो और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक मॉलिक्यूल है किसका, ग्लिसरॉल का, और
3 मॉलिक्यूल हैं फैटी एसिड्स के, ये इसके साथ जुड़ के फैट का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं एक मॉलिक्यूल का, ठीक है, यानी ये फैट का एक मॉलिक्यूल हो गया। अब फैट के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि फैट्स आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी and provide a convenient form in which to store excess energy intake। तो फैट्स के रूप में ही जो हमारा एनर्जी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हमने कोई भी चीज ली है तो उस एनर्जी को फैट्स के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर किया जाता है। When fats are broken down, they release energy, but the process is less efficient than when carbohydrates are used up, then we use fats। जब कार्बोहाइड्रेट जो भी हमारा रिजर्वोयर है वो खाली हो जाता है, एक तरीके से कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जब हमारी टंकी खाली हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की, तभी हम फैट्स को बर्न करते हैं। जैसे कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि आपको बहुत भूख लगी है और आपने खाना नहीं खाया है दिन में अगर, और आप कुछ काम कर रहे हैं तो बॉडी की एनर्जी को आप कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन आपने इनटेक नहीं किया कुछ भी, तो उसके बाद जब 2-3 घंटे बीत जाते हैं फिर भी आपने कुछ नहीं खाया, भूख लगने के बाद भी आपने कुछ नहीं खाया, तो उसके बाद आपको ऐसा फील होगा 2-3 घंटे बाद कि फिर आपको भूख नहीं लगी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो फैट है वो ब्रेक डाउन होके आपको जो रिक्वायर एनर्जी थी वो दे देता है और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी से खत्म हो जाती है, तो जो आपका ब्रेन है वो सिग्नल भेजना बंद कर देता है कि मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखिए, since it requires more energy for the breakdown reaction for fat to take place, तो ये और क्या क्या काम करता है, इंसुलेशन भी देता है बॉडी को आपके, मीन्स टेम्परेचर से भी आपको बचा सकता है फैट, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, उसके चारों तरफ लगा होता है इसलिए उसको भी प्रोटेक्ट करता है, और एनर्जी स्टोरेज, मीन्स जो आपका इंटेक ज्यादा हो रहा है कैलोरी ऑफ एनर्जी उसको भी सेव करता है फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब फैट्स के बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। अब न्यूक्लियोटाइड्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा हम एनर्जी सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जिस तरीके से हम एनर्जी को खर्च करते हैं वो कहाँ से आती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? दीज आर द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी एंड आर बिल्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ 3 सब यूनिट। इसमें क्या क्या होता है ये देख लीजिए, एक शुगर होता है, एक बेस होता है, और एक या उससे ज्यादा फॉस्फेट के ग्रुप्स होते हैं। ये तीनों कंबाइंड जब होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, और ये आपने नाम सबने सुना होगा, एटीपी कॉमन नेम है। ये क्या होता है, कोई बताएगा इसके बारे में? एटीपी क्या होता है? सर एनर्जी प्रोवाइड करता है। वेरी गुड, एनर्जी प्रोवाइड करता है, बूस्ट करने में मदद करता है। अच्छा, बूस्ट मीन बूस्ट हम पीते हैं उससे एनर्जी आती है? नहीं सर, मतलब एनर्जी बूस्ट करने में मदद करता है एटीपी सर, जो हमारा रहता है। ठीक है, वेरी गुड। और कोई कुछ इसमें ऐड अप करना चाहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मींस 3 फॉस्फेट एक साथ इसमें जुड़े हुए हैं। एटीपी जो न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड ही है दैट कंटेन्स राइबोज। 3 पार्ट हमने बताए थे न्यूक्लियोटाइड में, शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप। तो इसमें क्या है? राइबोज शुगर है, ये शुगर यूनिट आपके सामने लिखा है। इसके बाद एडेनिन, ये बेस है, एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच टू द राइबोज। अब इसके बारे में हम आगे आपको एक फिगर भी दिखाएंगे जिससे इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? इट इज समटाइम्स नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी, which implies that the body has to learn it before it can spend it। ठीक है, यानी उसको सिंथेसाइज करना पड़ता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, तभी इसमें से जो 3 फॉस्फेट के ग्रुप होते हैं उसमें से जो 3rd फॉस्फेट होता है उसके बीच में और 2nd और 3rd फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, और वो जैसे ही टूटता है एनर्जी रिलीज होती है और वो एडीपी बन जाता है।
ठीक है, ये आप इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो ये है एडिनोसिन, और ये राइबोज शुगर और ये बेस, ये तीनों मिल करके आपको ये बनाते हैं एटीपी। और ये जो बॉन्ड है ये आपस में ये हाई एनर्जी बॉन्ड है फॉस्फेट ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। अब देखिए, मेनी ऑफ द बॉडीज ह्यूज टाइप ऑफ रिएक्शन रिलीज एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल द ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, शुगर का जब ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, या फिर द बॉडी कैप्चर्स द एनर्जी रिलीज्ड बाय दीज रिएक्शंस यूजिंग इट टू मेक एटीपी फ्रॉम एडीपी। एडीपी से फिर एटीपी बनाने में यूज होता है। फिर एटीपी का ब्रेक डाउन जब होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम यूज करते हैं अपने वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, कोई भी क्रियाकलाप में हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। When the body needs chemical energy to fuel cellular activity, ATP releases its stored energy, ठीक है। ATP के अंदर जो stored energy है वो रिलीज कर देता है कोई भी सेलुलर एक्टिविटी अगर हमारी बॉडी में करनी है तो। वैसे तो ATP का प्रोसीजर अभी काफी लंबा है, उसको आप जब एनर्जी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आ जाएगा आपका। चलिए, अभी आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है? थोड़ा सा नेटवर्क में इश्यू है इसलिए चेंज हो रहा है उसको, ठीक है। वाटर एंड अ फॉस्फेट ग्रुप थ्रू द स्प्लिटिंग ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड एंड रिवर्ट्स टू एडीपी। यानी ये इससे पहले जो एटीपी रिलीजेज इट्स स्टोर्ड एनर्जी, जो एटीपी में स्टोर्ड एनर्जी है, वाटर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ये उसके प्रोडक्ट्स हैं। देन थ्रू द स्प्लिटिंग ऑफ अ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड एंड रिवर्ट्स टू एडीपी, और एडीपी में फिर बदल जाता है। अब फिगर में आप देखें तो थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ आपको एटीपी का? अभी थोड़ा सा एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इससे क्या होता है वो देखिए, द बॉडी नीड्स केमिकल एनर्जी टू, क्यों चाहिए ये एनर्जी? ड्राइव सिंथेटिक रिएक्शंस दैट इज बिल्डिंग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, मींस इंटरनल जो हमारे काम है बॉडी के सेल के सेलुलर लेवल पे, उसमें जरूरत पड़ती है। फ्यूल के मूवमेंट्स के लिए जरूरत पड़ती है, या ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस है अक्रॉस मेम्ब्रेन, जो भी हमारे अंदर बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल्स के अंदर में होते रहते हैं, तो उन सब के लिए भी ये एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब आप जैसे कोई भी प्लेयर एनर्जी को कैसे यूज करता है वो तो हो गया सेलुलर लेवल की बात की, मींस इंटरनल प्रोसीजर के लिए भी चाहिए। अब इसके बाद वो इंटरनल प्रोसीजर क्यों हो रहा है, हमें एनर्जी उसको हम यूज तो कर रहे हैं बाहर, हम अगर उसको देखें फिजिकली तो वो किस फॉर्म में देखते हैं, जैसे कोई भी मूवमेंट हम बॉडी में करते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे बनती है और कैसे रिलीज होती है वो आप देखेंगे इसमें, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। Welcome to BioVid episode 3. My name is Leslie Samuel. In this video, I'm going to be talking about ATP, what it is, and how it works. Now, take a look at this guy. He's preparing for a big match. He's been training. Sound थोड़ा बढ़ा दीजिए. And doing everything that he needs to do to get ready for that big day. But the question is, how does he get this energy? वीडियो दिख रही है क्लियर आपको? सर हल्का पॉज हो क्या रहा है? जो जूम हो रहा है सर। हाँ बताइए। And doing everything that he needs to do to get ready for that big day. But the question is, how does he get this energy? Well, part of the answer has to do with a small molecule with a big name. And that molecule is adenosine triphosphate, or you can call it ATP for short. Here you can see the A representing adenosine, and you can see 3 P's representing 3 phosphate groups. ATP is a molecule in the cell
that allows for quick and easy access to energy when needed by the cell's organelles. In other words, this is the energy currency of the body. When the cell needs energy, it gets it from ATP. It's a type of chemical energy in that it releases energy when the chemical bonds are broken. When the bond is broken between two phosphate groups, that releases energy. Let's take a look at how exactly this happens in the cell. Here we have a process, and as you can see, it's in desperate need of some energy. Fortunately, there's ATP that comes along, and when that ATP comes to the process, it breaks the bond between two phosphate groups and donates one phosphate to that process or that protein or whatever it is that needs that energy. When this happens, the process gets the energy that it needs, and it can then do whatever task it needs to accomplish. Let's get rid of this process for now. And now you can see we are left with two phosphate groups. So it's no longer ATP, it's ADP, or adenosine diphosphate. If we want to use this molecule again, we need to recharge it as we would do for a rechargeable battery. In order to do this in the cell, we need a very special organelle called the mitochondria. ADP then goes to the mitochondria, and the ADP gets recharged by the mitochondria adding another phosphate on, and it's now ATP again. So whatever you're doing, whether you're preparing for a big match or just going for a jog, playing some football, or even just spending time with that special someone in the park, it does take energy, and that energy is provided by ATP. ठीक है, तो ये एक ग्रॉस वीडियो था, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो केमिकल रिएक्शंस थी उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया था। एक आपको एग्रीगेट उसका प्रोसीजर ओवरऑल बताया गया था कि क्या होता है और क्यों वो चाहिए और किस तरीके से आता है। ठीक है, फर्दर जब आप एनर्जी सिस्टम्स पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एटीपी का ब्रेकडाउन कैसे होता है, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा एंजाइम्स के बारे में। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि बॉडी में बहुत तरह की एंजाइम्स होती हैं जो हमारा ब्रेकडाउन होता है सब्सटेंसेज का, उसको और कुछ प्रोडक्ट्स को जोड़ने में भी काम आती हैं। अब जो इसका डेफिनेशन वो ये है कि मेनी ऑफ द बॉडीज केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। सरप्राइजिंगली द रेट एट विच द रिएक्शंस देन ऑकर यूजुअली plummets to the extent that for all practical purposes chemical activities cases means जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल अगर अपने बॉडी में नहीं, आप किसी टेस्ट ट्यूब में अगर आप देखें, कभी आपने अगर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल किया होगा तो उसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट में वेरिएशन को बढ़ाने के लिए मीन्स अगर स्लो रिएक्शन है तो उसको फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट को यूज किया जाता है। तो सेम उसी तरीके से एंजाइम्स हमारे बॉडी में करती हैं। ठीक है, जो भी हमारा एक्टिवेशन एनर्जी की जो जरूरत होती है उस एक्टिवेशन एनर्जी को बचाने के लिए एंजाइम्स उस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेती हैं और उस पूरे केमिकल रिएक्शन को थ्रू आउट चलाती हैं और एनर्जी उतनी ही कंज्यूम होती है जितना कि सही तरीके से उसको डिसिमुलेट करने में यूज हो। मींस एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हमारी बच जाती है। और केमिस्ट्री के टर्म्स में इट एनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स which act as catalyst for biomechanical reactions, that is they speed the reaction up but are not themselves changed by it। मींस ये खुद से उसके द्वारा चेंज नहीं होती हैं, बस ये रिएक्शन से जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो बनाने के लिए हेल्प करती हैं अगर आप नॉर्मल लेवल में बात करें तो, और खुद उसी स्ट्रक्चर वे में रहती हैं जिसमें वो पहले से थी, ताकि हम बाद में फ्यूचर में भी उनका यूज कर सकें। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आप अगर देखेंगे आगे, अब डायरेक्ट आपको फिगर से ही दिखा देता हूँ। जैसे ये एग्जांपल है आपका, कोई भी एक्टिव साइट होगी तो एंजाइम वहां पे है, जैसे दो सबस्ट्रेट आपके सामने है तो उसको उस शेप की एंजाइम जाएगी और उसी शेप के सबस्ट्रेट्स को मिक्सअप करके एक ग्रुप बना लेगी और फिर उसको देखिए दोनों को उसने जोड़ दिया उस सबस्ट्रेट को। ठीक है,
ये थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा, आप ये थोड़ा सा देखेंगे तो एंजाइम एक्चुअल में क्या करती है। Enzymes are really important proteins that speed up the rates of reaction, such as in photosynthesis, respiration, and protein synthesis. Enzymes are known as biological catalysts because they lower the activation energy of the reaction, hence speeding it up. They are unchanged at the end of the reaction and can be reused. Enzymes can work in different ways. Some enzymes help to break down large molecules into smaller ones, others build up large molecules from small ones, and some enzymes help change one molecule into another. So how do enzymes work? Enzymes work in conjunction with substrates. The enzymes and substrates are always moving, and occasionally they collide at the right speed and orientation so that the substrate fits into the enzyme at the active site. Collision theory dictates that collision must occur with sufficient energy and in a specific orientation for a reaction to occur. Enzymes are specialized. Their active site matches the shape of a specific substrate that they can react with. The enzymes and the substrates fit together using a lock and key mechanism. Once the substrate is in the active site, the reaction takes place. The required product is produced, and the enzyme releases itself and carries on moving around. In this example, the enzyme is breaking down the substrate into two smaller products. It could be protease, which breaks down proteins into amino acids, or carbohydrase, which breaks down carbohydrates into glucose, or lipase, which breaks down fats into fatty acids and glycerols. Hydrogen peroxide is often formed as a result of the reactions in cells, and if it is left behind to build up, it is harmful. Luckily, we have catalase enzymes that are really fast. They break the hydrogen peroxide down into harmless water and oxygen. Enzymes can help build up molecules like this, but the process is still exactly the same. Whilst enzymes do fantastic things, they are sensitive. Each enzyme has optimum conditions under which it works best. Firstly, there needs to be enough substrate around. They need a high enough substrate concentration for the reaction that they catalyze. If there is too little substrate, then the rate of reaction is slowed. Sometimes, if there is too much product around, then the reaction slows because the enzymes and substrates have less chance of bumping into each other. So, the product needs to be removed for a higher rate of reaction. Enzymes also have optimum pH and temperature conditions. Up to a point, an increase in temperature causes increased rates of reaction because there is more heat energy. More energy means more collisions. However, above a certain temperature, the rate drops off due to denaturation. We will look at the effect of pH and temperature on enzymes in our video, Denaturation of Enzymes. The optimum pH and temperature conditions are specific to the condition in which they work in. An enzyme that works in the stomach, for example, would have a more acidic optimum pH. And of course, there need to be enough enzymes around for the rate of reaction to be optimized. So we know that चलिए, तो इससे आपने ये देख लिया कि एंजाइम कैसे फंक्शन करती हैं, ठीक है। अब इसमें आपको बिल्कुल जो केमिकल रिएक्शंस हैं या जो और भी डीप में एंजाइम्स के बारे में चीजें हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एंजाइम्स का एक्चुअल में फंक्शन किस तरीके से इनिशिएट होता है और वो किस लिए यूज होती हैं, ये आपको इस वीडियो से भी पता चल गया होगा, ठीक है। तो मीन्स हर सबस्ट्रेट के लिए, सबस्ट्रेट मीन्स जो भी आपको ब्रेक डाउन करना है कंपोनेंट्स को, जो आप सिंपलर सब्सटेंसेज में जब फूड ब्रेक हो जाता है उसके बाद जो ये अलग अलग सब्सटेंसेज मिलते हैं वही सबस्ट्रेट्स होते हैं। तो उसके लिए अलग अलग एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में, तो वो उनको जिस तरीके के प्रोडक्ट यूज होती है वैसा बनाते हैं। कभी बिग प्रोडक्ट्स को स्मॉल प्रोडक्ट्स में ब्रेक करते हैं और कभी कुछ को बना के एक ग्रुप में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंजाइम्स का सारा वो हो गया। तो अब जो भी चीजें आपने, जो टर्म्स हमने यूज किए, उसका क्या क्या आपके बॉडी में इम्प्लीकेशन आपको समझ में आता है, वो अपने वर्ड्स में जरूर लिखिएगा जब भी इसको पीपीटी के थ्रू आप अपना नोट्स रिकॉर्ड करिएगा। और जो भी आपको डिटेल बहुत जहाँ पे ज्यादा लगता है केमिकल फॉर्मूला वाइज या इन सब चीजों के लिए,
तो उसको आप अपने व्यू पॉइंट्स में या नोट्स में मत लिखिएगा। मीन्स जो आप एग्रीगेट उस चीज से समझ रहे हैं, आपको उसका क्या यूज है बॉडी सिस्टम में, जो वो समझ रहे हैं उसी को खाली एसोसिएट करके लिखिएगा। ठीक है। अब देखिए, अब जब इतने ही हमने डिस्कशन कर ली, फिर भी अभी तक हम जो हमारा सेल्यूलर बेस है, मीन्स जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट है सेल, वहां तक नहीं पहुंचे हैं अभी इसके बीच में भी 2 टॉपिक आपके बचे हुए हैं, और ये 2 टॉपिक आज आप खुद से सर्च आउट करेंगे, और सर्च आउट करके इसके बारे में कल के जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग इस मुश्किल से 10 से 15 मिनट रखेंगे इसके लिए, उस पर डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज विद इन द बॉडी, मीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर ही जो मूवमेंट होता है बहुत सारे सब्सटेंसेज का, वो उसके बारे में, तो पाथ ऑफ मूवमेंट कैसे होता है, और डिफ्यूजन उसी टॉपिक में आपको डिफ्यूजन मिलेगा और ऑस्मोसिस मिलेगा। तो जितने लोग भी क्लास आज अटेंड कर रहे हैं, ये जो टर्म्स आपके सामने हैं, इनको जरूर कहीं ना कहीं से सर्च करिएगा, इनके बारे में पढ़िएगा, ताकि कल जब इसको हम इसके बारे में डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे आपके साइड से, आपके एंड से, तो इसको समझने में आप सभी को मदद मिलेगी, और आप इसके बारे में थोड़ा सा खोजेंगे तो आपको अच्छी जानकारी भी होगी। एक तो ये टॉपिक हो गया मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज विद इन द बॉडी, और एक दूसरा टॉपिक और है छोटा सा, बॉडी फ्लूइड्स, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, इनके बारे में। ये 2 टॉपिक्स आपको आज खुद से सर्च करने हैं। आपको बुक्स वगैरह में भी मिल जाएंगे, एनाटॉमी की अगर कोई बुक होगी आपके पास तो, अच्छी किताब अगर कोई होगी तो उसमें मिल जाएंगे, नहीं तो इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसके बारे में एक बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है आपको। चलिए, तो आज जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, इसको अगर कहीं कहीं ऐसा आपको फील हो रहा होगा, जो लोग स्पेशली साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जो साइंस से हैं वो तो उनके लिए तो केमिस्ट्री का एक नॉर्मल लेवल ही था ये, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको कहीं कहीं ये फील हो रहा होगा कि ज्यादा इनसे डिटेल हो रहा है, लेकिन उस डिटेल में से आपको वो चीजें निकाल के लानी है जिसका इम्प्लीकेशन आप लाइफ में समझ पाए, या इन टर्म्स का ह्यूमन बॉडी में क्या इम्प्लीकेशन है, क्या यूज है, वो समझ पाए। वो मीनिंग गैदर करनी आपके लिए जरूरी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल इसके बारे में बताया है। ठीक है। तो अब किसी की कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था, जब हम एनाटॉमी का क्लास परसों मैंने इनिशिएट किया था, कि चीजों से भागना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये साइंस की चीजें हैं तो हमारे लिए बहुत टफ है, नहीं, उसमें से वो पार्ट खोज के लाइए जो आपके लिए जरूरी है, आपको समझ में आता है, और उन पार्ट्स के बारे में एक्सप्लोर करिए जो आपको नहीं समझ में आ रहा, उसको आप यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे हमसे पूछिए, आपस में डिस्कशन कीजिए, नेट वगैरह पे सर्च कीजिए, वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो आपके जो काम की चीजें हैं वो आपको टफ जगहों से खोजनी पड़ेंगी। अब आप ये कह सकते हैं कि एनाटॉमी पढ़ना मीन्स, और स्पेशली फिजिकल एजुकेशन के बच्चों के लिए ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी बहुत ही घने जंगल से जा रहे हैं और उसमें बहुत सारे रास्ते हैं, और उन रास्तों में जो भी आपको दिख रहा है उसके